देख लिए जेजेके का लेटेस्ट एपिसोड। मर गया ना नानामी, कहा था दिल मत लगाना, लेकिन चलो अब दिल लगा ही लिए हो तो मैं आखिरी बार नानामी के पूरे लाइफ जर्नी को शॉर्ट में आपको बताऊंगा और यहाँ हम उसके पावर्स को भी डिस्कस करेंगे। तो केंतो नानामी का जन्म 3 जुलाई 1990 को जापान में हुआ था। साल 2006 में नानामी जुजुत्सु हाई को ज्वाइन किया था, जहाँ उसका क्लासमेट था यू हाइबारा। नानामी और हाइबारा काफी क्लोज थे और उस वक्त सेकेंड ईयर में कौन कौन थे? गेटो, देन अपना गोजो एंड शोको। नानामी का पहला मिशन जिसमें हम व्यूअर्स उसे देख पाए थे वो था ओकिनावा वाला मिशन। जी हाँ, ये वही मिशन है जिसमें गोजो और गेटो को स्टार प्लाज्मा वेसल को बचाना था एंड लॉर्ड तेंगिन तक लेकर आना था। यहाँ नानामी और हाइबारा का काम था एयरपोर्ट को गार्ड करना, साथ ही जनरल स्काउटिंग करना कि आसपास सब माहौल ठीक है कि नहीं ना। उस मिशन के दौरान हम सब जानते हैं कि एक दिन ये लोग वहां एक्स्ट्रा रुके थे, जिससे नानामी तो एटलीस्ट बिल्कुल खुश नहीं था। एंड इन जनरल भी नानामी को हम हमेशा थोड़ा सीरियस मोड में ही देखते हैं। और अगर यहाँ स्टार प्लाज्मा वेसल की बात की जाए तो उसके साथ क्या हुआ इस मिशन में वो हम सब जानते हैं। खैर, इस घटना के तकरीबन 1 साल बाद नानामी और हाइबारा को एक कर्स्ड स्पिरिट को एक्सोसाइज करने के लिए भेजा गया था। उस वक्त ये दोनों ग्रेड 2 सॉर्सरर्स थे शायद, और जो कर्स्ड स्पिरिट रिपोर्टेड था वो भी ग्रेड 2 का ही रिपोर्ट किया गया था। तो ऐसे में ये दोनों इजीली मिलके उस कर्स्ड स्पिरिट को एक्सोसाइज कर देते, लेकिन ये कर्स्ड स्पिरिट बहुत पावरफुल निकला। आई मीन ग्रेड 2 तो वो बिल्कुल नहीं था, ग्रेड 1 हो सकता है। इसके परिणाम अनुसार इन दोनों को बहुत कठिनाई हुई इस मिशन में, इतनी कि हाइबारा मारा गया। अब ये इंसिडेंट नानामी के लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि नानामी हाइबारा से काफी क्लोज था और इतने किसी क्लोज इंसान को अपनी आंखों के सामने मरता देख कहीं ना कहीं नानामी टूट गया। नानामी ऐसा मानने लगा कि जुजुत्सु सॉर्सरर्स फालतू में अपनी जान इतनी जोखिम में डालते हैं ताकि वो नॉर्मल ह्यूमंस को बचा सकें, और इसके बदले उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। इनफैक्ट नॉर्मल ह्यूमंस को पता तक नहीं होता है कि भैया जुजुत्सु सॉर्सरर्स एग्जिस्ट भी करते हैं। तो नानामी के हिसाब से दिस वाज नॉट वर्थ इट, और एक लाइफ इतनी कच्ची डोर से नहीं लटकनी चाहिए। इसलिए नानामी जुजुत्सु को अलविदा कहता है और वो एक कॉर्पोरेट जॉब लेके सेटल हो जाता है। इस पॉइंट पे नानामी का माइंडसेट ऐसा था कि वो जुजुत्सु सॉर्सरर्स से नफरत करने लग गया था। आई मीन जुजुत्सु सॉर्सरर्स हमेशा खुद को सैक्रिफाइस करने की बात करते थे, और इस पॉइंट से नानामी कहीं ना कहीं अग्री नहीं करता था। नानामी ये तक कह चुका है कि वो गोजो तक को रिस्पेक्ट नहीं करता, क्योंकि हर एक जुजुत्सु सॉर्सरर थोड़े सटकेले होने चाहिए अपना काम करने के लिए। ऑल्दो नानामी एक बात क्लियर जरूर करता है कि वो गोजो पे ट्रस्ट 100% करता है, जस्ट रिस्पेक्ट नहीं करता उसके काम को। अब नानामी के ऐसे नेगेटिव थॉट्स के पीछे एक डीप डार्क सीक्रेट था, एंड दैट सीक्रेट वाज कि डीप डाउन नानामी रिग्रेट करता था कि वो अपने दोस्त हाइबारा को बचा नहीं पाया। ऐसे भी अगर आप नानामी के पर्सनालिटी को देखो तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, वहीं हाइबारा का जो पर्सनालिटी था वो काफी ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव सा था। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते थे, लेकिन हाइबारा तो रहा नहीं, तो इससे नानामी कहीं ना कहीं एक डीप होल में चला गया था। खैर, अब नानामी का कॉर्पोरेट लाइफ शुरू होता है, जहां वो बहुत ज्यादा बोरियत फील कर रहा था। जॉब पे नानामी को एकदम भी मन नहीं लगता था, ऑल्दो वो बहुत हार्ड वर्कर जरूर था। ओवर द इयर्स नानामी को फील होने लगा कि जॉब में जो लोग होते हैं दे आर नेवर एक्चुअली एप्रिशिएटेड। मोरओवर वो जो काम करता है उसका टैंजिबल असर दुनिया पे है नहीं। दुनिया छोड़ो, कोई इंसान भी उसके काम से पॉजिटिव वे में इफेक्ट हो नहीं रहा। अब नानामी को ब्रेड काफी पसंद है एंड ही इज ए फूडी। ये बात मैं बीच में इसलिए बता रहा क्योंकि एक बार किसी बेकर लेडी के शॉप में जब नानामी जाता है तो वो देखता है कि बेकर लेडी के कंधे पे एक कर्स स्पिरिट बैठा हुआ था, जिससे वो काफी दिन से परेशान थी। ऑब्वियसली वो ह्यूमन है तो वो देख नहीं पा रही थी और वो समझ नहीं रही थी कि उसको क्या प्रॉब्लम है। अब यूजुअली नानामी ऐसे में कर्स स्पिरिट्स को इग्नोर कर देता था, बट दिस टाइम समहाउ ही फेल्ट कि वो इस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देगा, जिससे ये लेडी आराम से राहत फील कर पाएगी। इसलिए नानामी उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर देता है, जिसके बाद वो लेडी एकदम से हल्का फील करती है और वो नानामी को बहुत ज्यादा धन्यवाद करती है। इस पॉइंट पे नानामी फील करता है कि भले जुजुत्सु वर्ल्ड में आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया जाता लोगों द्वारा, लेकिन आप जो काम करते हो उसका इंपैक्ट लोगों के लाइफ पे जरूर है। तो इस रिश्ता वही सोचने के कारण नानामी वापस से जुजुत्सु वर्ल्ड को ज्वाइन करता है। इस पॉइंट पे नानामी एक ग्रेड 1 सॉर्सरर था, और एक ग्रेड 1 सॉर्सरर कितना पावरफुल हो सकता है ये नानामी से बेहतर हमें और कौन बताएगा। तो इटाडोरी के आने से पहले याद है जुजुत्सु काइसेन 0 में नाइट परेड ऑफ 100 डीमंस हुआ था, जहां नानामी कई कर्स स्पिरिट से लड़ा था। यहां नानामी लगातार 4 ब्लैक फ्लैशेस मारा था, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड है। नाउ जब इटाडोरी जुजुत्सु हाई में एडमिशन लेता है तो यहां गोजो नानामी को इटाडोरी का मेंटोर जैसा बना देता है। तो इटाडोरी और नानामी अपने पहले मिशन पे गए थे, जहां इन्होंने ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को
इनकाउंटर किया था ना। ऑफ कोर्स ये काम महितो का था जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है। तो यहाँ पे महितो वर्सेस नानामी एंड यूजी इटाडोरी होता है एंड दिस वाज सरप्राइजिंग क्योंकि महितो जो कि एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है वो तक नानामी के पावर से आश्चर्य में था। महितो लिटरली यहाँ नानामी के सोल पे हमला किया था लेकिन नानामी उससे भी बच गया। इनफैक्ट नानामी कहीं ना कहीं उसके डोमेन को भी झेल गया। हाँ आई नो कि इटाडोरी बाहर से तोड़ के अंदर आया था एंड इटाडोरी बहुत कुछ किया था इस लड़ाई में, बट स्टिल महितो पहली बार एक इतने पावरफुल सॉर्सरर से लड़ रहा था एंड ही वाज वेरी अप्रिशिएटिव कि नानामी इतना स्ट्रांग है। ये महितो और नानामी वाली फाइट काफी ओपी थी एंड यहां हम देख पाते हैं कि एंड में नानामी और यूजी मिलकर महितो को भगा पाए थे। नाउ कमिंग टू शिबुया इंसिडेंट, यहां तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं कि नानामी हारुता को किस कदर पेला था हाथ पे टाई बांध के। मतलब अगर हारुता के पास मिरेकल्स वाला कर्स टेक्निक नहीं होता ना तो वो भैया नानामी के एक पंच को नहीं झेल पाता। जब ये सब चल रहा था तो वहीं पे नोबारा भी थी और वो कहती भी है कि भैया ये है ग्रेड 1 का असली पावर नानामी जो यहाँ शोकेस कर रहा है। नाउ इसके बाद नानामी नाओबितो ज़ेनिन और माकी ज़ेनिन के साथ मिलके किससे लड़ा था? डैगोन से। नानामी यहाँ डैगोन के डोमेन तक को झेल गया था। हाँ वो अलग बात है कि जब तोजी की एंट्री वहां होती है तब कुछ और ही चलता है। वहां तोजी काफी पेलता है डैगोन को। तोजी जब भी एंट्री लेता है ना तो बाकी सब पानी कम हो जाते हैं। नाउ डोमेन से बाहर निकलने के बाद अपना जो एक और स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट है जोगो, वो नानामी को आधा जला देता है। अब इस जले भुने हालत में भी नानामी अकेले कई सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को पेलता चला गया था शिबुया में। यहाँ में क्लियरली बताया जाता है कि नानामी अपनी जिंदगी से क्या चाहता था। एक मलेशिया में बीच पे घर जहां वो सुकून से अपनी जिंदगी बिता सके। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से नानामी कहीं ना कहीं थक चुका था। अब इस पॉइंट पे यहाँ महितो वापस आता है जो कि नानामी को टच कर लेता है एंड माइंड इट महितो अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। मरने से पहले नानामी अपने बेस्ट फ्रेंड हाइबारा को देखता है एंड देन वो यूजी इटाडोरी की तरफ देख के स्माइल करता और कहता है यहां से दोस्त मैं सब कुछ तुम पे छोड़ के जा रहा हूं। इसके अगले ही क्षण महितो नानामी को ट्रांसफिगर करके एकदम से फाड़ देता है, यानी कि नानामी इस पॉइंट पे शिबुया में मारा गया। दोस्तों ये थी नानामी के लाइफ की एक छोटी सी हिस्ट्री और अब हम उसके पावर और कर्स टेक्निक पे थोड़ा बात करते हैं। तो नानामी को अपने कर्स्ड एनर्जी पे गजब का कंट्रोल है। वो अपने कर्स्ड एनर्जी का इस्तेमाल करके गजब ही लेवल पे पावरफुल हो जाता है। याद है जब हारुता नानामी को किक करता है देन स्टैब करने की कोशिश करता है तो वो कैसा फील किया था? लिटरली हारुता कहा था कि वो ऐसा फील किया मानो वो एक स्टोन वॉल पे मारने की कोशिश कर रहा और कुछ हो नहीं रहा। इनफैक्ट हारुता के हमले से नानामी को एक खरोच तक नहीं आई थी, इतना स्ट्रांग है वो। नानामी का अपने कर्स्ड एनर्जी पे कंट्रोल नेक्स्ट लेवल पे तब जाता है जब वो बाइंडिंग वाव बना लेता है, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी कर्स्ड एनर्जी लिमिटेड रहेगी एंड देन उसके बाद बढ़ जाएगी। नहीं समझे क्या कह रहा हूं? वेल तुमने नानामी का ओवर टाइम सुना होगा एंड देन रिवीलिंग्स वन हैंड भी सुना होगा। तो इन दोनों टेक्निक को अब हम समझ लेते हैं कि आखिर ये दोनों है क्या। तो ओवर टाइम एक तरह का बाइंडिंग वाव है जो कि नानामी खुद के साथ किया है। इसके तहत उसकी कर्स्ड एनर्जी लिमिटेड रहेगी जब तक वो ऑन क्लॉक जुजुत्सु हाई के लिए काम कर रहा है। लाइक जो उसका वर्क टाइमिंग है उसी वर्क टाइमिंग में वो अपना काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो नॉर्मल शिफ्ट से आगे काम करेगा यानी कि ओवर टाइम में, तो उसकी कर्स्ड एनर्जी एकदम से बढ़ जाएगी। अगर इसे हम क्वांटिफाई करें तो नॉर्मली आप कह सकते हो कि नानामी 80 to 90% कर्स्ड एनर्जी पे काम करता रहता है, लेकिन ओवर टाइम में वो 120% तक जा सकता है। अब नानामी कभी भी ये बाइंडिंग वाव को तोड़ सकता है जिससे वो नॉर्मल टाइम में भी 100% पे काम कर लेगा। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि जब भी नानामी ओवर टाइम में जाएगा तो उसका कर्स्ड एनर्जी सिर्फ 1% से बढ़ेगा जो कि ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो अब समझ में आया कि ओवर टाइम कैसे काम करता है? आ गया हो तो कमेंट्स में लिख देना कि हाँ भैया आ गया। नाउ कमिंग टू रिवीलिंग्स वन हैंड, इसमें नानामी जब भी अपने ओपोनेंट को बता देगा कि उसकी कर्स टेक्निक कैसे काम करती है तो वेल उसकी कर्स टेक्निक और भी इफेक्टिव हो जाएगी। अब जो रिवीलिंग्स वन हैंड है इसका कई जुजुत्सु सॉर्सरर्स इस्तेमाल करते हैं। एनिमे में भी हमने इसका इस्तेमाल सॉर्सरर्स को करते देखा है। कौन किया था ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, टेस्ट है। अब जब टेक्निक की बात हो ही रही है तो हम नानामी के इनेट टेक्निक पे आ जाते हैं जो कि है रेशियो। तो रेशियो टेक्निक में नानामी अपने टारगेट के ऊपर 10 लाइंस को देख सकता है जो कि 7:3 रेशियो में डिवाइडेड होगा। अब इससे होगा क्या? वेल जो रेशियो पॉइंट होगा 7:3 का वो टारगेट का वीकेस्ट पॉइंट होगा, यानी कि इस वीकेस्ट पॉइंट पे एक पैटर्न में अटैक करके नानामी अपने टारगेट को वन शॉट कर सकता है। ऑब्वियसली दिस डिपेंड्स कि उसका ओपोनेंट कितना स्ट्रांग है, बट इन जनरल में बात कर रहा हूं वो ग्रेड 1 तक को तो वन शॉट कर देगा नानामी। अब जरूरी नहीं कि रेशियो टेक्निक आप पूरे टारगेट पे ही
अप्लाई करे, नहीं, अगर आपका एक हाथ पे भी नानामी अप्लाई करता है तो हाथ ही 10 पार्ट में उसको दिखेगा, 7:3 में वीकेस्ट पॉइंट पे मारेगा जिससे हाथ निकल जाए। कहने का तात्पर्य कि स्पेसिफिक बॉडी पार्ट पे भी रेशियो टेक्निक काम करता है। इनफैक्ट रेशियो टेक्निक इतना वर्सेटाइल है कि वो नॉन लिविंग बींग्स पे भी काम कर सकता है। मतलब टेबल है सामने, 10 भाग में काटो, 7:3, इजीएस्ट पॉइंट तक गया, टेबल टूटेगा। अब इसी टेक्निक का एक्सटेंशन है कोलैप्स, जिसमें नानामी बड़े सराउंडिंग के वीकेस्ट पॉइंट्स को भी ढूंढ पाता है। इससे होगा क्या? वेल, वो सराउंडिंग को ही काइंड ऑफ वन शॉट कर सकता है। इसका एग्जांपल हमने देखा था जब नानामी महितो से मिला था अंडरग्राउंड टनल के अंदर, तो वो सराउंडिंग पे ही कोलैप्स इस्तेमाल किया था जिससे टनल गिर गया एंड देन महितो उसमें फंस गया था। याद है कि नहीं? सीजन 1 में हुआ था ये। तो हाँ, ऐसे ही कोलैप्स काम करता है। और अगर आप नानामी के स्वॉर्ड को देखो, जो कि बहुत ही यूनिक सा है, एक ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े में है लेकिन उस पे ब्लैक डॉट्स है, पैचेस जैसा, वैसे कपड़े में लपेट के रखता है, तो दिस इज यूनिक क्योंकि नानामी का जो स्वॉर्ड है वो एक्चुअली में ब्लंट है। तो इस ब्लंट छोटे से स्वॉर्ड से वो कई ओपोनेंट को वन शॉट कर पाता है क्योंकि ऑफ कोर्स उसके पास है रेशियो टेक्निक। नानामी के टाइप अगर आप ध्यान दोगे तो उस पे भी काइंड ऑफ सिमिलर पैटर्न है जैसा उसके तलवार वाले कपड़े पे है। जस्ट दैट टाइप पीले कलर का है शायद। आई एम नॉट वेरी गुड विद कलर्स। वैसे व्हाट आई एम गुड विद कि नानामी इस टाइप का इस्तेमाल कैसे करता है, अपने हाथ में लिटरली बांधता है एंड देन ओपोनेंट को एकदम घुसंड मार के पेल देता है। याद है ना हरुता को कैसे पेला था? मतलब नानामी काफी स्ट्रांग है यार। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि नानामी एक बहुत ही पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर था। वो तो हमारी आदत हो गई है गोजो और सुकुना को देखने की, तो हमें लगता है बाकी सब वीक हैं, लेकिन अगर आप स्पेशल ग्रेड को हटा दो, ग्रेड 1 पे बात करो, तो भैया नानामी इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ ग्रेड 1। इतना पावरफुल था वो। और उसके बाद एनालिटिकल स्किल्स तो है ही, दिमाग उसका तेज है, सीरियस रहता है, स्टाइलिश दिखता है। तो भैया #रेस्पेक्ट फॉर नानामी कमेंट्स में लिख देना तुम लोग और एकदम स्पैम कर दो। कम से कम 1000 कमेंट्स होने चाहिए ये लिख के कि #रेस्पेक्ट फॉर नानामी। बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं मैंने नानामी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है, बट स्टिल अगर कुछ मिस हो गया है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग इंफॉर्मेशन दे दीजिए। कुछ अच्छा इंफॉर्मेशन आप लोग दोगे तो उस कमेंट को मैं पिन करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कर लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।